हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम योर फैकल्टी यश कुमार सर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सही से बताओ भाई, सबको सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक? हाँ जी, हर बच्चे को सब कुछ समझ आ रहा है अभी तक हमने जो भी पढ़ा है? प्रणाम, वेरी वेरी प्रणाम सबको। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो, मैं 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आज थोड़ा सीरियस मूड में हूं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे तो बेटर रहेगा हम सबके लिए। ठीक है? तो ठीक है, फिर थोड़ा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये बता दो, अभी तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है? प्रॉपरली रिवाइज करके आए हो सब कुछ? प्लीज अच्छे बच्चों की तरह रहना आज मेरे साथ, क्योंकि लास्ट क्लास है। मैं भी चाहता हूं सब कुछ फिनिश हो जाए कंटेंट। क्लास चाहो तो पूरी क्लास मजाक में निकाल दो। नहीं, आज लास्ट क्लास है। कोई शायरी नहीं होने वाली यश जी। मेरा नाम तो मत डुबो यार, पढ़ाई करो। ठीक है? तो आप चाहो तो पूरी क्लास मस्ती मजाक में निकाल दो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सीधी बात बोल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बट अगर आप लोगों को अपनी लाइफ बनानी है तो आप मेरे को प्रॉपर तरीके से पढ़ने देना। मेरे पास एक ऑप्शन है, चैट अभी बंद कर दूंगा। क्या मिल जाएगा? क्यों बच्चों पे वो बंदिशें लगानी है? आप कोई बच्चे थोड़ी ना हो जिनको मैं डरा धमका के क्लास लू आप लोगों की, समझ रहे हो? बड़े बच्चे हो, समझदार हो, खुद आप लोग जानते हो अपना भला बुरा। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। मुझे एक चीज बताओ, ठीक है? प्लीज स्टार्ट करते हैं। कोई डर, हाँ, कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छी बात। अरे क्यों नाट लगवाते हो यार? सब अच्छे बच्चे हैं। वो नहीं है मेरा फ्रेंड जैम किलर? मेरा फ्रेंड नहीं है जैम किलर? अरे यार, मैं तो जैम किलर को ढूंढ रहा हूं तब से। हाँ, 24 तारीख से स्टार्ट होगी। मंडे को होगा दूसरा टॉपिक, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। 1 मिनट और बात कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक। ठीक है? और टाइम नहीं है मेरे पास। हो गई 1 मिनट भी पूरी, आ जाओ। एज अ टीचर मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इंटरप्ट मत करना। एक रीजन भी है उसके पीछे। केशव सर को कहीं अर्जेंट कुछ जाना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी टाइप है, इसलिए मुझे क्लास को 3:30 बजे रोकना पड़ेगा। ठीक है? अब इसलिए मैं चाहता हूं अच्छे बच्चों की तरह 1.5 घंटे में हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ पढ़ ले। उसमें मुझे आप लोगों की पूरी सपोर्ट चाहिए, पूरी सपोर्ट। मुझे उसमें आप लोगों की पूरी सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज 1.5 घंटे एकदम हम लोग टीम की तरह काम करेंगे। लाइफ में रीमान इंटीग्रेशन दोबारा नहीं पढ़ना होगा। 1.5 घंटे मुझे सपोर्ट कर दो बस। और ये 1.5 घंटे भी मैं आप लोगों के लिए मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं मांग रहा। ठीक है? तो हम सब अलाइन है एक दूसरे के साथ। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते, आ जाओ। हम लोगों ने कल पढ़ा था डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन हमने सीखा था। ये फंक्शन के बारे में हमने सीखा था कल कि ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेशन नहीं होता। आप लोगों ने नोट्स प्रॉपरली बना लिए होंगे, आई एम अज्यूमिंग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, तो ये उसके आगे के ये सॉल्यूशन मैंने प्रॉपर तरीके से लिख के दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, पहले ही क्लास में हम पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों ने, ठीक है, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा, मैंने अच्छी तरीके से इस सॉल्यूशन को लिख के दिया हूं, आप लोग पढ़ लेना। आ जाओ। इन ईच सब इंटरवल देयर आर इन्फानाइट मेनी रैशनल्स एंड इनरैशनल। क्यों? बाय डेंसिटी ऑफ रियल नंबर। हमको पता है रैशनल्स और इरेशनल डेंस इन रियल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब कोई भी इंटरवल ले लो, कोई भी नेबरहुड ले लो, किसी भी पॉइंट का ले लो, हमेशा इन्फानाइट रैशनल्स और इरेशनल उस नेबरहुड के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है? तो ये होती है डेंसिटी वाली थ्योरम, ये हमने पढ़ा होगा। इसको लॉजिक को यूज करके मैंने बताया हर सब इंटरवल में मेरे पास मिनिमम होगा, इंफिमम जो होगा वो 0 हो जाएगा, सुप्रीमम जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज डिफाइंड ही ऐसे। 0 इंफिमम डिफाइंड है 0 पे और सुप्रीमम 1 पे।
तो ऐसे हम लोगों ने कल की क्लास में शो कर दिया था कि हमारा ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, बिकॉज लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल दोनों अनइक्वल आए थे, राइट? इसलिए हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, एंड वी कंसिडर्ड अ बाउंडेड फंक्शन एंड प्रूव दैट इट इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। मतलब बाउंडेड फंक्शन हो, कोई जरूरी नहीं है हर बाउंड्री फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, कोई जरूरी नहीं है ये चीज। बट एक चीज पता होनी चाहिए, अगर आपका फंक्शन, अरे यार दर्शना जी, अगर आपका फंक्शन, मेरी तरफ से तो क्लियर है, अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है तो कुछ नहीं कह सकते रीमान के बारे में। और ये मैंने बोला था एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी रीमान फॉर, ये हमने देखा था ये फंक्शन रीमान नहीं है बट बाउंडेड है, रीमान थ्योरी फेल हो गई। इसी थ्योरी को यूज करके हेनरी लिबेक भाई साहब ने, सर ने, भाई साहब नहीं बोलना चाहिए, हेनरी लिबेक सर ने मेजर थ्योरी का इन्वेंट किया, डिस्कवर करी, एक टॉपिक दिया अपना मेजर थ्योरी। इस मेजर थ्योरी में जहां पे रीमान भाई साहब रह गए थे, वहां पे उन्होंने ऐसी थ्योरी दी कि इन फंक्शंस को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो ये फंक्शन भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। सुनील मातो जी अभी कॉन्टिन्यूटी की बात मत लाओ बीच में प्लीज, ठीक है? इस फंक्शन को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी पे फोकस करो, उसके अलावा मत जाओ, मैं हर चीज करवा दूंगा। मेरी क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बच जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? रीमान थ्योरी फेल बट मेजर थ्योरी ने इसका रिजल्ट आया, तो ये आपको मोटिवेशन देने के लिए है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है बट रीमान इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। रीमान इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है बट मेजर थ्योरी में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। और एक आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए मैथमेटिक्स में कि आगे बढ़ के चीजें कैसे सीखनी है। शिव कुमार प्रॉपर तरीके से मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, आप रिवाइज कर लेना, आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, रीमान इंटीग्रेशन अगर कोई फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल अगर कोई फंक्शन है, इसका मतलब है वो फंक्शन बाउंडेड पक्का होगा, राइट? बाउंडेड पक्का होगा। ए इंप्लाइज बी, ए इंप्लाइज बी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए, नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए, मतलब ए के होने से बी हो जाएगा बट बी के ना होने से ए कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर बी के ना होने पे ए हो गया, अगर बी के ना होने पे ए हो गया, इसका मतलब ए हो गया तो बी को रिप्लाई कर देगा, बट बी तो हो ही नहीं रहा था शुरू से, इसका मतलब नॉट बी इंप्लाइज नॉट ए। तो अगर नॉट बाउंडेड है, अगर फंक्शन नॉट बाउंडेड है तो इंप्लाई क्या कर देगा, नॉट रीमान इंटीग्रेबल। समझ आया सबको? हर एक बच्चे को समझ आया प्रॉपर तरीके से? अगर फंक्शन नॉट बाउंडेड है तो वो इंप्लाई कर देगा नॉट रीमान इंटीग्रेबल। हमको फंक्शन की बाउंडेडनेस से इतना ही पता चला, बाउंडेड है तो कुछ नहीं बोल सकते, नॉट बाउंडेड है तो पक्का रीमान नहीं होगा, और बाउंडेड है तो कुछ भी नहीं बोल सकते। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है सर। काउंटर एग्जांपल तो कल की क्लास में दिया था, बाउंडेड फंक्शन था बट रीमान इंटीग्रेबल नहीं था। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज्वाइन किया है शिव जी तो आपको क्लास को एक बार पहले से देखना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ। लेट एफ एक्स, ये आपको पता है इंटीग्रेशन ए से बी। देखो आज लास्ट क्लास है तो मैं नोट्स आप लोगों को आज ही प्रोवाइड कर रहा हूं सारे, ठीक है? आज ही सारे क्लास के नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे बच्चों की तरह 1.5 घंटे की मूवी देखो मेरे साथ, एक एक चीज आपके इसमें घुसा दूंगा, आई कैन गारंटी दिस। क्लास खत्म होने के बाद उसी अच्छे बच्चे की तरह नोट्स बना लेना, सब कुछ माइंड में फिट हो जाएगा। जब भी अगर तब भी कुछ बच गया तो आई एम देयर फॉर टेलीग्राम, कोई भी डाउट आता है आई एम देयर, टेलीग्राम पे मेरे से पूछ लेना, ठीक है जी? एग्जैक्टली सिमी जी, आ जाओ। इंटीग्रेट ए से बी, ये तो आपको पता ही है, इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। टेलीग्राम पे दर्शना जी, टेलीग्राम पे ये आप लोगों को पता है। इंटीग्रेशन, ये तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व मिलता है, प्लीज
देखो स्लो ही है, अपनी तैयारी करके आओ, मुझे स्लो मत करो, अपने आप को फास्ट करो। पढ़ा बहुत अच्छा रहा हूं, बट थोड़ा जल्दी करो तो बेटर है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाना है, आप बता दो, कंटेंट पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होता। आप लोगों को पता ही भी नहीं चलेगा क्या चीज पचाई है, नहीं पता। हमें तो पता है ना क्या चीज बच गई आप लोगों की, आप लोगों को तो नहीं पता। तो इसलिए टीचर को जितना टोकोगे अपना नुकसान करवाओगे। आप चाहो तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, उससे नुकसान क्या होगा, कंटेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जितना होगा मैं तो बोल दूंगा उतना ही कंटेंट था, नुकसान किसका, आपका। इसलिए सपोर्ट करो मुझे भी, जहां समझना है डाउट पूछो, फालतू चीजें टाइप मत करना, ठीक है। इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। मैं सच बता रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करना, आप लोगों के फायदे के लिए ही यहां पे हूं। अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है, अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है, तो मेरे को क्या बताया था मैंने, एल एफ पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन यूएफपी। हाँ बेस्ट कह रहे हो, कमेंट ऑफ ही कर देता हूं मैं, हाँ ये बेस्ट रहेगा। सुनो, अब फंक्शन बाउंडेड है तो एल एफ पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन यूएफपी। एल एफ पी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन यूएफपी। कल मैंने बताया था एल एफ पी कर्व के नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया, यूएफपी कर्व के ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया। टेंडेंसी क्या है, नीचे वाले को ऊपर जाने की, ऊपर वाले को नीचे आने की, यही तो टेंडेंसी है हमारी। बिकॉज इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है, फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो क्या होने वाला है, ऊपर वाला कर्व के पास आएगा, नीचे वाला उसके पास, और इवेंचुअली रीमान इंटीग्रेबल, और ये एरिया मिल जाएगा आपको। यही तो होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कोई भी फंक्शन में कोई भी पार्टीशन ले लो, एलएफपी हमेशा कम होने वाला है यूएफपी से। क्यों, ऑब्वियस ही बात है, कर्व के नीचे वाला जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया हमेशा कर्व के ऊपर वाले रेक्टेंगल से कम होने वाला है, सबको पता है, कल भी पढ़ा है, 3 दिन से पढ़ रहे हैं। अब एक चीज बताओ, एलएफपी हमेशा यूएफपी से कम है, एलएफपी का जो सुप्रीमम होगा, एलएफपी की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, वो यूएफपी की सबसे छोटी वाली वैल्यू से भी छोटा होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, एलएफपी है क्या, एलएफपी है रेक्टेंगल का एरिया कर्व के नीचे। उसकी जितनी भी बड़ी वैल्यू ले लोगे, सबसे ऊपर की वैल्यू क्या होने वाली है, कर्व ही हो जाएगा। और यूएफपी क्या है, कर्व के ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो उसकी कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो, वो कभी भी कर्व के नीचे तो होने वाला नहीं है ना। एट मैक्सिमम वो कर्व पे ही पहुंच जाएगा, जो हम चाहते हैं वहीं पहुंच जाएगा, जो रीमान भाई साहब चाहते थे वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एलएफपी की सुप्रीमम भी, एलएफपी का सुप्रीमम भी यूएफपी के इंफीमम से छोटा होगा। क्या यह बात सबको समझ आ गई? एक बार क्लियर करके बता दो, क्या यस नो क्लियर, समझ आई ये बात, नहीं आई? तो एलएफपी हमेशा लेस देन इक्वल टू यूएफपी होगा। वी हैव, और कोई भी पार्टीशन ले लो, कोई भी पार्टीशन, हमेशा सुप्रीमम ऑफ एलएफपी लेस देन इक्वल टू इंफीमम ऑफ यूएफपी होगा। रीजन इज सिंपली दिस, यूएफपी इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अबव द ग्राफ। उसकी टेंडेंसी है कम होने की, कम होके वो कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स के पास पहुंचना चाहता है। एलएफपी इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल बिलो द ग्राफ, उसकी टेंडेंसी है बढ़ने की, और वो बढ़ के वाई इक्वल टू एफ एक्स के पास पहुंचना चाहता है। अगर वो घटना चाहता है, ये बढ़ना चाहता है, इसको जितना मर्जी बढ़ाना है बढ़ने दो, उसको जितना मर्जी घटना है घटने दो, तब भी वो कर्व के पास ही पहुंचेंगे, बराबर हो जाएंगे। बट कभी भी एलएफपी यूएफपी से बड़ा नहीं हो सकता। तो देख लो, इक्वालिटी का साइन मौजूद है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो सुप्रीमम भी छोटा है इन यूएफपी की, इंफीमम भी। ये एक एक चीज रटनी पड़ती है बच्चों को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज रटनी पड़ती है आप लोगों को। मैंने हर एक चीज आपको एक लैंग्वेज की तरह, एक कहानी की तरह पढ़ाई है। तो मेरी भी इज्जत करो, अपनी भी हो, इस कंटेंट की भी अच्छे तरीके से समझो। ये मत सोचो सर मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। तो आपके पास क्या है, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एलएफपी क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एलएफपी होता क्या है, मैंने क्या डिफाइन कर रखा था, मैंने नहीं, रीमान भाई साहब ने, कि लोअर इंटीग्रल के इक्वल होता है, कि मेरा लोअर इंटीग्रल होता है सुप्रीमम ऑफ एलएफ। इंफीमम ऑफ यूएफपी क्या होता है, इंफीमम ऑफ यूएफपी क्या होता है, मैंने खुद डिफाइन कर रखा था, अपर इंटीग्रल। ये मैंने नहीं बोला, ये रीमान भाई साहब ने डिफाइन किया, तो कल की क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड थी ये चीजें, रिवाइज करके आए हो तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू द अपर इंटीग्रल।
इक्वल कब होगा? जब रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। जब नहीं होगा रीमान इंटीग्रेबल तो क्या होगा? लोअर इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा लेस होगी अपर इंटीग्रल के। ये चीज याद रखना। क्यों? वही देख लो, लोअर इंटीग्रल सुप्रीमम ऑफ एल एफ होता है, सुप्रीमम ऑफ एल एफ होता है, और अपर इंटीग्रल इंफीमम ऑफ यूएफ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है। और हमको क्या पता है? सारे के सारे एलएफपी यूएफपी, जितने भी एलएफपी यूएफपी है, ये तो पहले से बोल रहा हूं मैं, कैपिटल एम बी माइनस ए, स्मॉल एम बी माइनस ए के बीच में है। क्लास की सबसे पहली चीज ही ये थी हमारी, जितने भी यूएफपी और एलएफपी है ये कैपिटल एम बी माइनस ए और स्मॉल एम बी माइनस ए के बीच में है। ठीक है, तो हमको क्या पता है? ये देख लो, लिखा हुआ है मैंने ये सेम चीज। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूं। प्लीज फालतू कमेंट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों को ऐसे रोकना। ठीक है, ये मेरी हैबिट नहीं है, मैं कभी भी बच्चों को मना नहीं करता, कभी भी गुस्सा नहीं करता, कभी भी कुछ नहीं करता। तो आप लोग प्लीज समझदार हो, कमेंट ऑफ मत करवाओ मेरे से, बस आप लोग डिस्टर्ब मत करना मुझे। ठीक है, हमको क्या पता है? यूएफपी और एलएफपी हमेशा बाउंडेड होते हैं, हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता है ऑलवेज बाउंडेड बिटवीन कैपिटल एम बी माइनस ए और स्मॉल एम बी माइनस ए, इन दोनों के बीच में होते हैं हमेशा। तो वी कैन ऑल्सो से, भाई जब सारे यूएफपी सारे एलएफपी अगर बाउंडेड है तो उनके सुप्रीमम भी बाउंडेड होगा, उनका इंफीमम भी बाउंडेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब सारे बाउंडेड है तो उनका इंफीमम और सुप्रीमम भी बाउंडेड होगा। ठीक है, और सुप्रीमम ऑफ एलएफपी लोअर इंटीग्रल, इंफीमम ऑफ यूएफपी अपर इंटीग्रल। तो ऑब्वियस सी बात है लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी बाउंडेड होंगे, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी बाउंडेड होंगे, आप देख सकते हो। तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट बाउंड ऑफ अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल, मतलब आपका जो लोअर इंटीग्रल होता है, अपर इंटीग्रल होता है, वो हमेशा बाउंडेड वैल्यू होती है। दो रियल नंबर के बीच में होते हैं, वो दो रियल नंबर क्या है? कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, वेयर स्मॉल एम इज इंफीमम ऑफ फंक्शन ऑन द डोमेन, कैपिटल एम इज सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑन द डोमेन, डोमेन इज क्लोज इंटरवल ए बी, बी माइनस ए इज लेंथ ऑफ द डोमेन बी माइनस ए इंटरवल। ठीक है, तो इफ फंक्शन बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। कौन सा डाउट है आपका? डाउट क्या है शिव कुमार? आपका डाउट क्या है? सर मुझे कल का क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये कैसा डाउट है बताओ? मैंने आज की क्लास में भी बताया वो डाउट, आप बताओ। आज की क्लास में मैं दोबारा रिवाइज करी वो चीज, इसमें क्या समझ नहीं है आपका डाउट? ये लो, आओ आपके डाउट पे ही आओ, पहले आओ। फंक्शन क्या कह रहा है? रैशनल्स पे 0 है, इरेशनल्स पे 1 है, डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 0 1। मुझे क्या निकालना है? लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल क्या होकर निकालने के लिए मुझे पहले एलएफपी पता होना चाहिए। एलएफपी क्या होता है? स्मॉल एम आई इंटू डेल एक्स आई, मतलब हर सब इंटरवल के इंफीमम को सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, हर सब इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे। हर सब इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे तो इसका मतलब 0 0 0 भी मिलेगा, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे तो 1 1 1 भी मिलेगा। तो हर सब इंटरवल का इंफीमम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। हर सब इंटरवल का सुप्रीमम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। यहां तक क्लियर है? शिव जी बताओ। देख लो, पार्टीशन ले लिया, आईजे डिफाइंड है। इन ईच सब इंटरवल देयर आर इनफाइनाइट रैशनल्स एंड इनफाइनाइट इरेशनल्स। ठीक है, ये क्यों? डेंसिटी ऑफ रियल नंबर से इंफीमम 0 हो जाएगा, सुप्रीमम 1 हो जाएगा। अब एलएफपी की वैल्यू क्या होती है? जब इंफीमम एमजे 0 आ रहा है तो पूरा एलएफपी 0 आ जाएगा, क्योंकि एमजे ही 0 है। मल्टीप्लाई कर रहे हो लेंथ ऑफ सब इंटरवल से, वो कुछ भी हो, 0 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एलएफपी 0 हो जाएगा। एलएफपी 0 हो गया तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब लोअर इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब कैपिटल एमजे क्या होगा? कैपिटल एमजे ऑलवेज 1 को बाहर निकाल लो, डेल्टा एक्स जे पूछा है, मतलब सभी सब इंटरवल की लेंथ पूछा है। सभी सब इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी? डोमेन जो था आपका क्लोज इंटरवल ए बी, उसी की लेंथ के इक्वल। यहां पे था 0 1, तो 1 माइनस 0 बी माइनस ए, तो आपके पास 1 आ गया। एलएफपी क्या आ गया? यूएफपी क्या आ गया? 1। यूएफपी 1 आया। यूएफपी की इंफीमम वैल्यू अपर इंटीग्रल होता है, 1 है, पूरा सेट ही 1 के इक्वल है, तो इसका इंफीमम क्या हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। अपर इंटीग्रल 1 आया, लोअर इंटीग्रल 0 आया, दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल है, फंक्शन नॉट रीमान इंटीग्रेबल है। समझ आ गया शिव मेरे भाई? अब बताओ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सर दिस इज नॉट फेयर। अरे क्यों इतनी बड़ी कोर्ट कचहरी करनी? मेरी आपकी बात है,
नहीं समझ आया टेलीग्राम पे दोबारा पूछ लो, मैं कभी मना नहीं करता डाउट के लिए, मैं कभी भी मना नहीं करता डाउट के लिए। मैं नोट्स अपने खुद के मेहनत प्रोवाइड कर रहा हूं, नोट्स कोई फैकल्टी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता ऐसे, ये मेरी मेहनत है। समझ आ गया? अब बताओ। हमें भी हमारी टीचर ने कभी नोट्स प्रोवाइड नहीं करे, ये मेरी मेहनत है जो मैं प्रॉपर नोट्स अपने बनाए हुए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। कहां थे हम लोग? ठीक है, तो अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सेम हो जाएंगे, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब बीच में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए, ये बीच में ये चीज आ गई। और हमको क्या पता होता है, ये तो बाउंडेड था, तो ये चीज कहां काम आती है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है, किस इंटरवल में आपके फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि किस इंटरवल में आपके फंक्शन का वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। मैं आपको पहले बता देता हूं, फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन बोलना आसान है, उसकी वैल्यू निकालनी कभी कभी बहुत टफ हो जाती है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। बट हम इंटरवल बता सकते हैं, हम इंटरवल बता सकते हैं किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। रीमान इंटीग्रेबल बताना इज वेरी इजी, रीमान इंटीग्रेशन बताने के बाद उसकी वैल्यू निकालना इज वेरी टफ। तो जैसे सीक्वेंसेस में आज तक ऐसी सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती है जो कन्वर्जेंट है बट उसकी लिमिट नहीं पता हमें क्या है, तो ऐसी भी चीजें होते हैं। काउंटेबिलिटी में ऐसे सेट भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच में हमको पता है बाइजेक्शन है, 1 1 on 2 फंक्शन है, बट वो कौन सा फंक्शन है किसी को नहीं पता, आज तक मैथमेटिक्स में नहीं पता, ठीक है। तो हमको क्या पता है, अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो ये उनके दो बाउंड होने वाले हैं, मतलब आपको एक इंटरवल मिल जाएगा जिसके बीच में फंक्शन का वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगी। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, यस और नो। अगर है तो पूछ लेंगे इसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन किस इंटरवल में लाई कर रही है, तो वो इंटरवल होगा स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। डोमेन आपका क्लोज इंटरवल होगा, बी माइनस ए निकल आएगा, फंक्शन गिवन होगा, उसका बाउंड निकाल लेना स्मॉल m और कैपिटल M, ठीक है। नाउ वी शैल डिस्कस, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था LFP और UFP को डिस्कस करके सीखा था, सम ऑफ रेक्टेंगल्स को सीखा था। हाँ पता है मुझे, केशव सर की क्लास, अच्छा केशव सर ही है क्या? हाँ केशव सर की 3:30, अच्छा ठीक है आप ही आए होगे सर। हाँ, वी शैल डिस्कस अनदर डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्म, ठीक है। 1 घंटा ये केशव सर की क्लास 3:30 से है, तो बेटर रहेगा हर बच्चा प्रॉपरली सपोर्ट करेगा मुझे, जितनी जल्दी चीजें हो पाए उतना बेटर है हम सबके लिए, ठीक है। मेरे पास 1 घंटा ही है बस, हमें सब कुछ फिनिश करना है 1 घंटे में। चलो आ जाओ। नाउ वी शैल डिस्कस अनदर डेफिनेशन। अभी तक हम लोगों ने रीमान इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था, यूएफपी और एलएफपी वाली डेफिनेशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक और डेफिनेशन जिसको नॉर्म के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्म मैंने कल ही पढ़ा दिया था आप लोगों को। नॉर्म क्या होता है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी लेंथ का जो सब इंटरवल है वो आपका नॉर्म होता है। कल की क्लास में प्रॉपरली हमने स्टडी कर लिया था। अगर आपने एक पार्टीशन P डिफाइन किया, अगर एक पार्टीशन P डिफाइन है आपका, अगर एक पार्टीशन P डिफाइंड है आप लोगों का, तो इसका नॉर्म क्या होगा, इसके जो भी इंटरवल्स बनते हैं ना हमारे बीच में, ठीक है, इन सभी इंटरवल्स का सबसे बड़ी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, वेरी गुड सुनील महातो जी, सबसे बड़ी मैक्सिमम लेंथ, जितने भी सब इंटरवल है सबकी लेंथ निकालो, सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो नॉर्म कहलाएगा। इफ फंक्शन बी अ बाउंडेड फंक्शन, कोई भी पार्टीशन P ले लिया, हाँ सब हो जाएंगे टेंशन ना लो, कोई भी पार्टीशन ले लिया सच दैट P कोई भी पार्टीशन है, नॉर्म ऑफ P क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल, मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल कॉल्ड नॉर्म ऑफ पार्टीशन। जैम को छोड़ो, आप कोई भी मान के उठा लेना PYQ, सब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज कॉल्ड नॉर्म।
एक और डेफिनेशन रीमान की, इसको यूज नहीं करेंगे बट फील कर लो। लेट एफ इससे बी अ बाउंडेड फंक्शन देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। ये है, ये आपके पास, ये आपके पास डेफिनेशन है, ये आपके पास वो सिंबल है फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल का। तो फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव दे एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट यूएफपी माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब समझ गए मेरी बात, दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर। सबसे देखो मैं इक्वल नहीं बता सकता, मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों बहुत पास है, इसलिए यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन। हर छोटे नंबर से भी छोटी वैल्यू है इन दोनों के बीच का गैप। फॉर ऑल पार्टीशन, हर उस पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सच दैट पार्टीशन का नॉर्म लेस देन डेल्टा। इसका मतलब पहचानो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब समझा, पहचान लो। इसका मतलब आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जाता है इस चीज का मतलब कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा डिफाइन क्या करता है। नॉर्म ऑफ पी का मतलब है मैक्सिमम जो लेंथ है सब इंटरवल की वो होता है पॉजिटिव, सॉरी, मैक्सिमम जो लेंथ है सब इंटरवल की वो है नॉर्म, और वो भी लेस देन डेल्टा। और डेल्टा क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, मतलब सबसे छोटी लेंथ, वो जो लेंथ ऑफ सब इंटरवल है दैट शुड टेंड टू जीरो, जीरो के पास जानी चाहिए राइट हैंड साइड से, इतनी छोटी लेंथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्टीशंस में कितने ज्यादा नंबर्स होंगे, सोचो पार्टीशन कितनी बड़ी, कितने इन्फिनाइट नंबर्स होंगे पार्टीशन में। डीपीपी के उन क्वेश्चंस को आप इग्नोर करो, ठीक है, ठीक है महक सिंह जी, वो गलत क्वेश्चंस कुछ अपलोड हो चुके हैं, दोबारा एक डीपीपी आप लोगों को मिल जाएगी, इसमें इंप्रॉपर के भी क्वेश्चंस डाल दिए उन लोगों ने गलती से, एक और डीपीपी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी डीपीपी की टेंशन मत लो, उसमें इंप्रॉपर के काफी क्वेश्चंस डाल दिए, वो इंप्रॉपर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ बाउंड्री वेरिएशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो फॉर ऑल द नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा, मतलब मैक्सिमम ऑफ लेंथ सब इंटरवल की जो है वो जीरो के पास टेंड कर रही है। समझ आ गई मेरी बात, हर बच्चे को ये चीज समझ आई सब कुछ। ऑल लेंथ नहीं, सुप्रावो शर्मा जी, ऑल लेंथ नहीं, मैक्सिमम जो लेंथ है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू भी जीरो के पास जा रही है, तो छोटी तो पहले से ही चली जाएगी, ऑब्वियसली बात। सबसे बड़ी चीज भी अगर जीरो के पास जा रही है तो सबसे छोटी वाली भी चली जाएगी। मतलब सोचो पार्टीशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितना ज्यादा रिफाइन कर दिया होगा, कितना ज्यादा रिफाइन कर दिया होगा आपके पार्टीशन को, कि एलएफपी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, यूएफपी बिल्कुल नीचे आ गया, कितना ज्यादा रिफाइनमेंट होगा पार्टीशन का। कोई भी एग्जांपल ले लो नॉर्म का, नॉर्म का कुछ वो पार्टीशन कोई भी ले लो आपको जो मन करे, 0, 1/4, 2/4, 3/4 ले लो, मैं तो देखो आसान आसान सा ही ले लेता हूं। नॉर्म सारे सब इंटरवल निकालो, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, सब सारे के सारा क्या है, यही आई है, सभी सब इंटरवल की लेंथ 1/4 आई है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, नॉर्म ऑफ पी क्या आया, 1/4। केवल कुछ नहीं करना, आपको उसकी वैल्यू बतानी है बस। 1/4 की जगह कुछ और ले लो, यहां पे आप ले लो 9 अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल लेना है तो आप पार्टीशन को ऐसे डिफाइन कर लो, 0, 1/9, 3/9, 6/9, 9/9, ये लो, और छोटा और ऐसा कर लिया। अब नॉर्म बतानी है, अब बताओ लेंथ बताओ हर सब इंटरवल की क्या आएगी, 1 माइनस ये 1/9 माइनस 0, 3/9 माइनस 1/9, 2/9, 6/9 माइनस ये 3/9, 9/9 माइनस ये 3/9। अच्छा सेम हो गया, ठीक है। अब इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता दो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू नॉर्म हो जाएगी। समझ गए मेरी बात, हर बच्चे को समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। सर इसका ज्यादा नॉर्म हो सकता है, सर इसका ज्यादा नॉर्म हो सकता है, सर इसका मतलब ये हुआ ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन का हर पॉइंट आ गया अंडर तक। हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, इसका मतलब केवल ये है आपका यूएफपी
LFP ऊपर भागे जा रहा है, UFP नीचे भागे जा रहा है, जब जब पार्टीशन का नॉर्म टेंड्स टू 0। तो कुछ भी ले लो, जरूरी थोड़ा ना है 0 1 लेना है, ए और बी के लिए ले लो। मैंने तो ए और बी के लिए डिफाइन किया है आपको, 0 1 लिखने में आसान हो जाता है बस, और कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। 2 से 3 ले लो, ये ले लो, अब बना लो, कुछ भी होगा मुझे क्या पता। 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9 लेस देन 3, ये लो, ये बन गया पार्टीशन। कोई यूनिक नहीं होगा, कितनी बार बताया मैंने, पार्टीशन बनाना है, पार्टीशन की मैक्सिमम लेंथ बतानी है, इसमें यूनिक वाली बात कहां से आ गई। नॉर्म क्या होता है, हर पार्टीशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, हर पार्टीशन के लिए तो यूनिक होगा ना। एक पार्टीशन ले लो, उसका नॉर्म बता दो, दूसरा पार्टीशन ले लो, उसका नॉर्म बता दो, बस। मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाती किसी सेट की, जब सेट पहले से डिफाइन है, इसका मैक्सिमम भी तो पहले से ही डिफाइन हो जाएगा। फिर समझ आ गया, हर एक बच्चे को क्लियर है। इन्फानाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर पार्टीशन पॉइंट्स आ जाएंगे, तो जो आपके पास ग्राफ बन रहा था, अगर इन्फानाइट पॉइंट्स आ जाएंगे तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा था, यहां पे जो रेक्टेंगल जो था आपके पास, ये जो रेक्टेंगल बने जा रहे थे, ये सारे ऊपर पहुंच के यहां तक पहुंच जाएंगे, और जो ऊपर से जो ग्राफ आ रहे थे वो नीचे आ जाएंगे। उनकी टेंडेंसी ये होने वाली है। क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर है यहां तक? ओके, चलो ये लिख लो, काम आए तो कुछ। अब आती है बात कि फंक्शन को इंटीग्रेबल कब बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। अभी तक जो पढ़ा वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए, हर चीज आपके माइंड में घुसाने के लिए है, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, कंडीशंस फॉर इंटीग्रेबिलिटी। कब बोलेंगे कि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, कब बोलेंगे। और सबसे आसान चीज है, कोई भी फंक्शन ले लो आप, एफ ए से बी बाउंडेड फंक्शन ले लो, ठीक है। ए क्या है, ए क्या है, ए सेट है जिसपे जिसका ए सेट है कलेक्शन ऑफ नंबर जिन पे मेरा फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ए क्या है, उन नंबर्स का कलेक्शन, डोमेन का क्लोज इंटरवल ए बी के उन नंबर्स का कलेक्शन जिसमें मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एल्फा, उन एल्फास का कलेक्शन है जिन पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको पता है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, आपको यह भी पता है वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं, आप उस फंक्शन को, उस फंक्शन के क्या कह रहे हो पता नहीं, आप उस फंक्शन के पॉइंट्स निकालो जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। आप पॉइंट्स निकालो जिस पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मान लो वो सेट ए है, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ले लो जिस पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ए डिफाइन हो गया। अगर ए आपका फाइनाइट है, अगर ए फाइनाइट है मतलब फंक्शन फाइनाइट पॉइंट पे, रिपीट कर देता हूं महक जी, आपके पास कोई भी बाउंडेड फंक्शन है, अभी जो सीखा है इसको सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लाइफ टाइम भर टेंशन में रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। फंक्शन आप बाउंडेड है आपका, आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स उठाने हैं क्लोज इंटरवल ए बी के जिन पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो पॉइंट चूज कर लोगे। अभी तक वन वेरिएबल में खूब पढ़ा है आप लोगों ने, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं चेक करना आता है आप लोगों को, अच्छे तरीके से आता है हर एक बच्चे को, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं चेक करना। तो आप फंक्शन को देखो
और जिन जिन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट पिक कर लो केवल। मुझे कॉन्टिन्यूटी से मतलब नहीं है, मुझे डिसकंटिन्यूटी से मतलब है। फंक्शन जिन जिन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उन उन पॉइंट्स को पिक कर लो, ठीक है। वो पॉइंट्स पिक कर लिए, उस पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स के कलेक्शन को एक नाम दे दो ए। मतलब ए क्या है? सेट ऑफ पॉइंट जिनमें मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर वो ए पॉइंट, ए सेट मेरा फाइनाइट है, मतलब मेरे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। समझ आ गया? अगर ए सेट मेरा काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट भी है इनफाइनाइट भी चलेगा, बट काउंटेबली इनफाइनाइट चलेगा। काउंटेबल के दो मतलब होते हैं, फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर मेरा फंक्शन काउंटेबल है, या तो फाइनाइट हो या नेचुरल नंबर के सिमिलर हो। अगर काउंटेबिलिटी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरा सेट एक काउंटेबल है तो भी मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो कॉन्टिन्यूटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरा फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स, काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स भी डिसकंटिन्यूअस है, अगर मेरा फंक्शन काउंटेबली इनफाइनाइट टाइम्स भी डिसकंटिन्यूअस है, तो भी मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तीसरी चीज, अगर मेरे सेट ए के लिमिट पॉइंट फाइनाइट है, अगर मेरे सेट ए के लिमिट पॉइंट फाइनाइट है, तो भी मेरा फंक्शन काउंटेबल है। क्यों? तो भी मेरा फंक्शन ए, जो सेट ए है, ये काउंटेबल हो जाएगा, और काउंटेबल होने से रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है? क्यों? एक सेट के पास कैसे पॉइंट्स होते हैं? या तो आइसोलेटेड या लिमिट पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट तो हमेशा काउंटेबल होते हैं। अब आई बात लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट मैं बोल रहा हूं फाइनाइट है, इसका मतलब सेट मेरा काउंटेबल ही होगा। हालांकि लिमिट पॉइंट फाइनाइट है तो सेट भी फाइनाइट ही हो जाएगा, बट कोई नहीं, छोड़ो। अगर लिमिट पॉइंट काउंटेबल सेट होता है, सॉरी, लिमिट पॉइंट फाइनाइट है, अगर लिमिट पॉइंट काउंटेबल भी हो ना, अगर लिमिट पॉइंट काउंटेबल भी हो, देन ऑल्सो ए इज काउंटेबल। आपको किताबों में क्या मिलेगा? किताबों में यह चीज नहीं मिलेगी। डायरेक्टली बोल रखा है, अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए फाइनाइट है तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है। बट मैंने आपको इसका रीजन भी दे दिया। अगर लिमिट पॉइंट्स फाइनाइट हो जाएंगे तो सेट मेरा काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल क्यों? सेट के बाद दो टाइप के पॉइंट होते हैं, लिमिट पॉइंट या आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आर ऑलवेज काउंटेबल। तो लिमिट पॉइंट अगर फाइनाइट हो गए तो सेट को काउंटेबल ही होना पड़ेगा, और काउंटेबल जैसे ही मेरा डिसकंटिन्यूटी का सेट काउंटेबल हो जाता है, फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। क्या ये पहली कंडीशन हर एक बच्चे को समझ आई? ये बताओ, क्या ये पहली कंडीशन हर एक बच्चे को समझ आई अच्छी तरीके से? टेल मी गाइस। नोटेशन कौन सी? नोटेशन कौन सी मेंशन करूं? ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या बोलोगे? क्या बोलना? लिमिट पॉइंट बता दो एक बार। लिमिट देखो, ये सेट डिफाइन कर लिया आपने। सेट ए क्या है? ए डैश। अच्छा, ए डैश इज डिराइव सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अच्छा, यही नहीं पता क्या आप लोगों को? फिर आप लोगों ने पॉइंट से टोपोलॉजी क्या पढ़ी है? यही नहीं पढ़ा क्या आप लोगों को? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है। ए डैश क्या होता है? ए डैश फाइनाइट है। लिमिट ए डैश सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए फाइनाइट है। सेट के लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए फाइनाइट है। ठीक है। सेट के बाद दो टाइप के पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल, डिस्काउंटेशन। और आप एक काम करो, ये चीज हटा ही दो, छोड़ो आप लोग, ये चीज हटा दो। ठीक है, जो किताबों में गिवन है वही लिख लो बस। ठीक है, किताबों में डायरेक्टली गिवन है, अगर फंक्शन के लिमिट पॉइंट का सेट फाइनाइट हो जाता है तो सेट फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है।
ये चीज डायरेक्टली किताबों में गिवन होती है, ठीक है, कोई भी बुक पढ़ोगे आपको मिल जाएगी स्टेटमेंट। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर फंक्शन का कोई दिक्कत नहीं, अगर फंक्शन के लिमिट पॉइंट क्या बताना, अब लिमिट पॉइंट, अब बहुत चीजें बतानी पड़ेगी, लिमिट पॉइंट नहीं पता आपको, किसी भी पॉइंट, किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट को अगर अल्फा बिलोंग्स टू ए है उसको लिमिट पॉइंट बोला जाएगा, कि अगर अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग आप कोई भी नेबरहुड ले लेते हो तो उसके अंदर अल्फा, उसके अंदर ए के इन्फानाइट एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर ए के इन्फानाइट एलिमेंट्स होने चाहिए। हटा दिया। अब आप लोगों को ये सब तो पता होना चाहिए ना भाई, लिमिट पॉइंट एंड ऑल, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, यू शुड नो व्हाट आर लिमिट पॉइंट्स, ये सब तो पढ़ के आना चाहिए। रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो आप लोग और लिमिट पॉइंट नहीं पता, हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो अल्फा बिलोंग्स टू ए, ये मेरा लिमिट पॉइंट होगा अगर उसके हर नेबरहुड के अंदर इस सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ओके, अगर अब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर आपका फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है, फंक्शन रीमान होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो अगर आप सेट ढूंढोगे, ए सेट डिफाइन करोगे, ए सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर वो सेट डिफाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सेट क्या आ जाएगा, ए आ जाए, फाई आ जाएगा, वो सेट फाई आ जाएगा। और फाई सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है, काउंटेबल होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को यूज कर लो, या तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर लो या बी वाली को यूज कर लो। अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आ जाती है तो भी रीमान, काउंटेबल आ जाती है तो भी रीमान, तो दोनों से रीमान हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों से रीमान हो जाएगा। अगर देख सकते हो आप, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो अगर मैं पॉइंट्स ढूंढने चला, अगर मैं पॉइंट्स ढूंढने चला जहां पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो वो सेट फाई मिलेगा। नहीं सौरभ शर्मा, मैंने ये नहीं बोला, इफ बोला है, अगर ऐसा है तो वैसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, अगर ऐसा है देन दिस इज ट्रू। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो रीमान हो जाएगा, क्यों, बिकॉज सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट आ जाएगी। अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है तो रीमान, अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल है तो रीमान, अगर सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिमिट पॉइंट फाइनाइट है तो रीमान। क्लियर एवरीवन? हर एक बच्चे को समझ आ गया यहां तक? ये बताओ, क्या हर एक बच्चे को यहां तक प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आ रही है? टेल मी गाइस। अच्छी तरीके से पढ़ो, कोई भी चीज माइंड में रहनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा बच गया मैं मंडे को करवा दूंगा, बट सीख लो अच्छे से, सीख लो अच्छे से। कोई भी बच्चा ये नहीं कि चीजों को सीखो ना, अगर सीखना है तो लिमिट पॉइंट क्यों सीख रहे हो, रीमान इंटीग्रेशन सीखो, लिमिट पॉइंट ये सब सीखने की चीजें है क्या, सीखने वाली चीज सीखो। अभी कमेंट दिख नहीं रहे सर, थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्या टफ लग रहा है बताओ मुझे? बेसिक जिस बच्चे के मजबूत नहीं है उसको टफ लगेगा, अब तो देखो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत टफ लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत टफ लगेगा। क्या कंडीशन वाला, कुसुम जी बताओ, आप मुझे बता दो इसमें मैंने कौन सी कंडीशन टफ बताई, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी कंडीशन टफ है? मैंने प्यारे तरीके से डिफाइन कर रखा है सेट ए को। ए क्या है, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी का कलेक्शन, जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उन पॉइंट्स का कलेक्शन। क्या आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं पता? बिल्कुल पता है। क्या आपको यह नहीं पता फंक्शन कहां का डिसकंटिन्यूअस है चेक करना नहीं आता? बिल्कुल पता है। क्या आपको वो पॉइंट्स ढूंढने नहीं आते जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? बिल्कुल आते हैं। तो उन पॉइंट्स का कलेक्शन ले लो।
अगर वो सेट फाइनाइट है तो रीमान, काउंटेबल है तो रीमान, अगर उसके लिमिट पॉइंट चेक करने आते हैं क्या वो फाइनाइट है तो रीमान। और है ही क्या इन चीजों में। अगर अब आप दिक्कत पता है क्यों टफ लग रहा है कुसुम, क्योंकि आपको ये सभी नहीं आता होगा, या तो लिमिट पॉइंट ही चेक करने नहीं आते होंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी नहीं आती होगी। ठीक है, थैंक यू अभिज्ञान जी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिसकॉन्टिन्यूटी का सेट फाइव मिल जाएगा, बिकॉज फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो ऑब्वियस ही बात है, फंक्शन जब हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा तो उसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिन पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है वो तो फाइव होगा ना। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो एलिमेंट्स कहां से ढूंढ लोगे जिसपे फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो एम्प्टी सेट मिलने वाला है आपको। एम्प्टी सेट फाइनाइट भी होता है, एम्प्टी सेट काउंटेबल भी होता है। तो फिर दोबारा बोल दिया आपने, ए आपका फाइनाइट आ गया, ए आपका काउंटेबल आ गया, तो दोबारा बोल दो फंक्शन मेरा रीमान हो गया सर। ठीक है, अगर फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, अगर फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक, बाउंडेड देखो मैं अगर भूल भी जाऊं ना कहीं बाउंडेड लिखना तो भी समझ लेना, बाउंडेड अगर नहीं है तो रीमान इंटीग्रेशन की बात ही नहीं होगी, बाउंडेड तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन बाउंडेड है और रीमान भी, सॉरी बाउंडेड और मोनोटोनिक भी है तो भी रीमान हो जाएगा। क्यों? अब आप लोगों ने वन वेरिएबल में पढ़ाया होगा, आप लोगों को सर ने जिन भी सर ने आपको पढ़ाया है, आप लोगों को पढ़ाया होगा मोनोटोनिक फंक्शन के पास डिसकॉन्टिन्यूटी, आप खुद बताओ सिमी आचार्य जी, कॉन्टिन्यूस से रीमान नहीं हो गया, अब दोबारा क्यों पूछ रहे हो चीज मेरे से? अभी तो लिखा मैंने कॉन्टिन्यूस है तो रीमान हो जाएगा, और बाउंडेड तो हमेशा होना ही पड़ेगा, नेसेसरी कंडीशन है। तो ऑब्वियसली बात है कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड रीमान हो जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन मोनोटोनिक है, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक है उसके पास काउंटेबल डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है। यह बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, वन वेरिएबल में आपको पढ़ाया होगा कि इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक देन द सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज काउंटेबल। अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी हमेशा काउंटेबल होती है। और एक और चीज बता देता हूं, यहां काम की नहीं है, उसके पास हमेशा जंप टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है। उसका एलएचएल और आरएचएल हमेशा एग्जिस्ट करेगा बट अनइक्वल आ सकता है, इसलिए जंप टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है उसके पास। तो जिस भी फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी का सेट अगर काउंटेबल है तो वो रीमान है, मोनोटोनिक फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी का सेट काउंटेबल होता है तो वो रीमान हो गया। अब ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, बट फिर भी याद रख लो, कभी लाइफ में जरूरत पड़ जाएगी, टीएफआर का एग्जाम देते हो कभी जरूरत पड़ जाएगी। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वर्ड लिख रखा है ना, बाउंडेड वेरिएशन, तो उसकी भी सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का उसके भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट जिसपे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है वो भी काउंटेबल होता है, और काउंटेबल होते ही रीमान। ये आपके काम नहीं आएगा, बाउंडेड वेरिएशन जैम में कभी भी नहीं आएगा, बट फिर भी याद रखने में क्या जा रहा है, एक वर्ड याद रखने ना, बाउंडेड वेरिएशन है फंक्शन, मतलब उसकी डिसकॉन्टिन्यूटी का कलेक्शन हमेशा काउंटेबल सेट आएगा। काउंटेबल आया इसका मतलब फंक्शन रीमान। रीमान में हमको फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी से बहुत प्यार है, फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट से बड़ा प्यार है मेरे को, उसी से मुझे रीमान के बारे में बोलूंगा। फंक्शन लिप्सिस कॉन्टिन्यूस है, लिप्सिस कॉन्टिन्यूस पढ़ा होगा आप लोगों ने। लिप्सिस कॉन्टिन्यूस का मतलब फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस का मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस का मतलब डिसकॉन्टिन्यूस का सेट कैसा आ जाएगा, फाइ। फाइ क्या होता है, फाइनाइट सेट, तो इसका मतलब रीमान। फाइ काउंटेबल भी होता है, रीमान। समझ आ गया। छठा पॉइंट, फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब डिसकॉन्टिन्यूस सेट का कलेक्शन फाइ। फाइ मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट भी होता है काउंटेबल भी होता है। तो सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या मिली, फाइनाइट काउंटेबल, इसका मतलब रीमान। तो सारा रीमान का कॉन्सेप्ट आपके बेसिक्स पे चला गया। अब आपको लिप्सिस कॉन्टिन्यूस नहीं आता तो कैसे करोगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं आता तो कैसे करोगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी नहीं आती तो कैसे करोगे, और क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी नहीं आती तो कुछ भी नहीं कर सकते रीमान में आप। इसका मतलब रीमान के लिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे कमांड होनी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तभी रीमान पढ़ पाओगे। कॉन्टिन्यूटी एंड मोनोटोनिसिटी केवल सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं। ये क्यों लिखा सर दोबारा? ये इसलिए लिखा, एग्जाम में ये चीज पे डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी गई है। कॉन्टिन्यूटी एंड मोनोटोनिसिटी आर सफिशिएंट कंडीशन, नॉट नेसेसरी। मतलब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो पक्का रीमान है, बट रीमान है तो कोई गारंटी नहीं है कॉन्टिन्यूस है। ये तो अभी सीखा हमने, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पे भी रीमान हो जाता है। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो पक्का रीमान है, बट अगर फंक्शन रीमान है तो कोई गारंटी नहीं है डिसकंटिन्यूटी है। इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को देखो, यहां पे मोनोटोनिक आएगा, ठीक है, एक टाइपो है मेरे से। यहां तक सबको क्लियर है? अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो फंक्शन रीमान है, बट रीमान है तो मोनोटोनिक नहीं हो कह सकते। देख लो, फंक्शन का ग्राफ बना के देख लो, 0 से हाफ पे 1 है 0 से, अच्छा हाफ पे 1 नहीं है ना, तो ये हाफ मान लो, ठीक है, और हाफ पे 0 है। ओके, ये कैसा ग्राफ है? ठीक है, हाफ पे 0 हो गया, और हाफ से बड़ी वैल्यू पे 1 तक 2 है। अच्छा, हाफ से 1 2 है, अच्छा ओके। ओके, स्टार्टिंग में गलती कर दी मैंने, 0 हाफ 1, 0 से हाफ पे वैल्यू 1 है मेरे पास, ओके, और इस पे 0 है, और इसके बाद 2 है। हाफ पे वैल्यू क्या है? हाफ पे वैल्यू क्या है? 0, हाफ से बड़ी पे 2 है, ठीक है। हाँ, ये आपके फंक्शन का ग्राफ है, देख के ही पता चल रहा है, ऐसे गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मोनोटोनिक नहीं है, बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बट ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। क्यों रीमान इंटीग्रेबल है? ग्राफ से देख लो, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल एक ही पॉइंट पे ब्रेक हो रही है, ऐसे गया, एक पॉइंट पे ब्रेक हुई, फिर कॉन्टिन्यूस हो गया। सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है, रीमान है। मोनोटोनिक नहीं है, बट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल हाफ पे डिसकंटिन्यूस है, केवल हाफ पे डिसकंटिन्यूस है, तो फंक्शन रीमान हो गया। केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, इट हैज डिसकंटिन्यूटी ओनली एट 1 पॉइंट, तो फंक्शन रीमान। यहां तक जिस जिस बच्चे को समझ आ गया टाइप 1, जिसको नहीं आया टाइप 2। बताओ भाई। मैं कम टाइम में बहुत कुछ सिखा देता हूं, चीजें थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है, रिवाइज करके आया करो बस। हाँ जी, अभिषेक कुमार, क्या समझ नहीं आया? अभिषेक कुमार को समझ नहीं आया, उसके अलावा सबको समझ आ रहा है। हाँ जी अभिषेक कुमार। अनुज विश्वकर्मा, बताओ। अच्छा 2/2, ठीक है, 2/2 1 हो गया। रिपीट कर दीजिए सर जी। बिल्कुल बता देता हूं, फंक्शन मोनोटोनिक है, इसका मतलब फंक्शन रीमान है। क्यों? मोनोटोनिक फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी काउंटेबल होती है, ये तो अभी अभी बताया। बट अगर फंक्शन रीमान है तो कोई गारंटी नहीं है कि मोनोटोनिक होगा। देख सकते हो, ये फंक्शन रीमान फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन देख सकते हो रीमान फंक्शन है। क्यों?
केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, रीमान हो गया, बट मोनोटॉनिक नहीं है। देख लो ग्राफ, फिर ऊपर भाग रहे हैं, मोनोटॉनिक नहीं है बट रीमान है। तो काउंटर एग्जांपल मिल गया एक रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन का जो मोनोटॉनिक नहीं है। अब इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है, यह फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फंक्शन के पॉइंट्स को खोलो, ठीक है, खोल लिए। वन एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, याद रखना, एन की वैल्यू 0 डालो तो यहां क्या मिलेगा 1/2, इधर मिलेगा 1, 1/2 से 1 के बीच में 1, एन की वैल्यू 1 डालो, ये मिलेगा 1/2 की पावर 2 और 1/2, ऐसे करके पूरा फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे 0 गिवन है। हाँ जी जनार्दना साहनी जी बताओ, ठीक है, ये फंक्शन लिख लिया। अब ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, देखो फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। 1/2 से 1 के बीच में क्या है 1, 1/2 पे डेफिनेशन चेंज हो गई, और 1/2 फिर हो गई हाफ हो गई, मतलब फंक्शन पहले 1 था, हाफ पे आते ही 1/4 हो गया, सॉरी 1/2 हो गया, फिर 1/2 से 1/4 के बीच में चला, 1/2 आया, फिर अगले पॉइंट पे क्या हो गया, फिर चेंज हो जाएगा 1/2 की पावर 1/4 हो जाएगा। तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कहां कहां हो रहा है, इन पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को खोलोगे साफ दिखाई दे जाएगा। तो किन किन पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस हो गया, 0, 0, हाफ, 1/4, 1/q, ये सब। अब इन पॉइंट्स की लिमिट पॉइंट बताओ, इन पॉइंट किस पे लिमिट पॉइंट है, कैसे पता चलेगा, देख के पता चल रहा है इन पॉइंट सेट का एक ही लिमिट पॉइंट है 0, क्योंकि ये सारे पॉइंट 0 के आसपास जाके क्लस्टर फॉर्म करेंगे। 0 के आसपास आप एक नेबरहुड बनाओगे तो आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे इस सेट के, आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे इस सेट के, अगर आप 0 के आसपास देखोगे तो, राइट। तो 0 क्या हो गया लिमिट पॉइंट, कितने लिमिट पॉइंट हुए, एक कितने होता है फाइनाइट नंबर, फाइनाइट का मतलब अगर आपके सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की लिमिट पॉइंट फाइनाइट हो जाते हैं तो फंक्शन रीमान, मैंने बताया था आप लोगों को। विच हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट 0 सिंस द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑन दिस हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हैज फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, तो फंक्शन रीमान। क्या हर बच्चे को समझ आ गया यहां पे। अब आप एक चीज देखो, इस फंक्शन के बारे में मैंने कुछ लिख रखा है, वेदर द गिवन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सोचो एक बार, ध्यान से सोचो, क्या ये फंक्शन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, टेल मी। विल दिस फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। क्या हो गया राहुल चौधरी, मजा नहीं आ रहा। इंप्लाइज मतलब वो कहना क्या चाहना चाहता है, उसका मतलब क्या है। सुनील महातो जी कह रहे डिक्रीज करेगा, ओके। बाकी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो, यहां दिखेगा थोड़ा ध्यान से, हाफ से 1 के बीच में वैल्यू है 1, ठीक है, ऐसे मान लो। हाफ 1/4 से 1/4 से इसके बीच में वैल्यू है हाफ, फिर वैल्यू 1/4, ऐसे वैल्यू चल रही है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब आप लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं आता तो इसमें मेरी गलती है क्या, एक बात बताओ। समझ आ गया हर बच्चे को, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो, लिखा जिस तरीके से है हमको लग रहा है डिक्रीज, बट अब ध्यान से देखो इंक्रीज कर रहा है। आप जैसे जैसे बढ़ोगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, समझ आ गया हर बच्चे को। फंक्शन मोनोटॉनिक है, फंक्शन रीमान इंटीग्रेशन है और मोनोटॉनिक भी है, ठीक है, फंक्शन मोनोटॉनिक है इधर। तो यहां पे समझ आ गया। इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा इसका आंसर तो करो, हाँ भाई इंक्रीजिंग है, बिल्कुल टिक कर देते हैं।
भाई देखो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ाई करने में, ये बताओ मुझे। मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को बोझ लग रहा हो मेरे से पढ़ना। हर बच्चा एंजॉय करता है मेरे साथ। आई डोंट वांट कि आप लोगों को मजा ही ना आए मेरे साथ पढ़ाई करके, सीधी बात। मजा आ रहा है तो मुझे बताओ। बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरे से पढ़ने के बाद अगर फील नहीं आई तो फायदा क्या हुआ? हर बच्चे को फील हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। अगर कुछ कमी लग रही है, ठीक है चलो फिर तो ठीक है भाई। तो इस बच्चे का आंसर हमने कर दिया, बच्चा खुश हो गया भाई। चलो अच्छी बात है। आज वो नहीं आया जैम किलर यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसकी याद आ रही है मतलब। आया करो, उनको बोला करो यार क्लास में आया करे, जैम किलर मस्त बंदा है। ठीक है। अब इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। क्या ये इस फंक्शन को बोला जाता है? चलो अच्छी बात है भाई। इस फंक्शन को बोला जाता है रीमान थॉमे फंक्शन। इसको बोला जाता है रीमान थॉमे फंक्शन। वन वेरिएबल में पढ़ा होगा आप लोगों ने इस फंक्शन के बारे में। इसको बोला जाता है रीमान थॉमे फंक्शन। ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है रैशनल नंबर पे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, वन वेरिएबल में। साकार 3.0 में वन वेरिएबल मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी आपको शायद किसी दूसरी फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, 3.0 में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी जिन्होंने भी पढ़ाया उनके बारे मतलब पढ़ाया होगा उन लोगों ने भी, उन्होंने भी पढ़ाया होगा रीमान थॉमे फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या मिला? रैशनल नंबर। काउंटेबिलिटी में आप लोगों को पढ़ाया होगा रैशनल नंबर क्या होते हैं? काउंटेबल। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का, वेरी गुड, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का सेट क्या आया? काउंटेबल। डिसकंटिन्यूटी का सेट काउंटेबल आया तो क्या मतलब होता है? सर रीमान इंटीग्रेबल। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन आई कैन डायरेक्टली से फंक्शन इज काउंटेबल। सर कल आपने जैम तारीफ कर दी। हाँ वो आज आया नहीं, बताओ। We know that the above function is discontinuous at rational numbers and continuous at irrational. तो set of discontinuity is rational, which is a countable set. तो function Riemann integrable. Now what if they ask you, अगर इसी क्वेश्चन में what पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया है ये एग्जाम में, TFR के एग्जाम में पूछा गया था, what if they ask you to find the upper and lower integral? अच्छा फीवर हो गया, अरे बाप रे। बहुत कम मार्क्स का आता है जनार्दना सानी जी। आपको मुझे पता है समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आ रहा मेरा पढ़ाया हुआ, बट क्या कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ दे आस्क यू टू फाइंड द अपर एंड लोअर इंटीग्रल, देन डोंट पैनिक, टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान है निकालना। हियर इट गोज, आ जाओ सीखते हैं। एलएफपी क्या होता है? स्मॉल एम जी इंटू डेल एक्स जे। स्मॉल एम जी क्या होता है? इन्फिमम होता है किसी भी सब इंटरवल में। अब एक चीज बताओ, वो ही सेम कॉन्सेप्ट है, हर सब इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल्स, इनफाइनाइट इरेशनल्स। हर सब इंटरवल में इनफाइनाइट रैशनल्स, इनफाइनाइट इरेशनल्स। और रैशनल्स पे वैल्यू क्या है? जीरो। मैं नहीं बोल रहा हूं, फंक्शन खुद बोल रहा है। सॉरी सॉरी, इनफिमम। इरेशनल्स पे वैल्यू क्या है? जीरो। इरेशनल्स पे वैल्यू है जीरो, रैशनल्स पे 1/q। तो इसका मतलब हर इनफाइनाइट इरेशनल मिलेंगे तो इनफिमम क्या मिलेगा? जीरो। तो एलएफपी क्या आया? जीरो। लोअर इंटीग्रल क्या आया? जीरो। ऑल्सो अपर इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन जीरो। वाई ऑल्सो स्टेटमेंट इज ट्रू। सोचो, बहुत इजी है। मैं क्लास को बहुत हैपनिंग रखता हूं, इसलिए सच्चाई बताओ। नहीं हो रहा ढंग से देखो, वो केवल रैशनल पे कॉन्टिन्यूस होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, इरेशनल पे कॉन्टिन्यूस होता है। आप लोगों को पढ़ाया होगा, अच्छे से ध्यान रखो। अब बताओ ये ऑल्सो स्टेटमेंट क्यों ट्रू हुई? वाई दिस ऑल्सो स्टेटमेंट इज ट्रू? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन? सोचो, बहुत आसान है। लोअर इंटीग्रल जीरो आया और मैंने बोल दिया अपर इंटीग्रल भी जीरो है, क्यों भाई?
सोचो भाई। हाँ मधु कुमारी जी, इंक्रीज कहां से बोल दिया? सोचो। अरे नहीं, कहां इन्फिमम पे पहुंच गए आप? श्री श्याम जी कहां पहुंच रहे हो आप इन्फिमम पे? ये सब किसने सिखाया? मैंने तो सिखाया नहीं। अरे सिंपल सी बात है, इतना क्यों सोच रहे हो? फंक्शन रीमान तो पहले ही बोल दिया आपने, पहले ही प्रूफ कर दिया फंक्शन रीमान है। पहले ही प्रूफ कर रखा है आपने कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, तो लोअर इंटीग्रल जो भी आएगा अपर के इक्वली तो आएगा। लोअर इंटीग्रल जो भी आएगा अपर के इक्वली तो आएगा। एग्जैक्टली लोअर को निकालना आसान था। अब आप लोग अपर क्यों निकालोगे? मुझे एक बात बताओ, अपर निकालना कितना मुश्किल है? देखो 1/q है, हर सब इंटरवल का अपर निकालना कितना मुश्किल काम है। बट आप लोग तो स्मार्ट हो ना, आप लोग तो समझदार हो, आपने प्रूव कर दिया बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए प्रूव कर दिया फंक्शन रीमान है। और आपने बता दिया फंक्शन रीमान है, लोअर इंटीग्रल अपर के इक्वल है। राइट, लोअर निकालना कितना आसान है। हर सब इंटरवल में इरेशनल्स भी होंगे, रैशनल्स भी होंगे। इरेशनल पे वैल्यू 0 है, तो सिंपल सी बात है 1/q कुछ भी होगा, 0 तो नहीं होगा, 0 से तो बड़ी वैल्यू होगी। इन्फिमम हो जाएगा 0, लोअर इंटीग्रल मिल गया 0, अपर इंटीग्रल को 0 होना पड़ेगा बिकॉज फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल कैसे बताया? वो मैंने बताया सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से, कि फंक्शन की सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रैशनल है, रैशनल काउंटेबल है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल, फंक्शन रीमान। समझ आ रहा है? फील हो रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लग रही है? डरते हैं बच्चे रीमान से? पीपल आर स्केर्ड ऑफ रीमान थ्योरी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है चीजों की, समझ नहीं आता कैसे करेंगे। देखो कमल का फूल आ गया आप लेके। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं इस रिजल्ट पे, डायरेक्ट। अगर आपका फंक्शन ऐसे गिवन है, अगर आपका फंक्शन ऐसे गिवन है, इरेशनल्स पे अलग वैल्यू दे रहे हैं, अलग फंक्शन डिफाइन है, रैशनल्स पे अलग फंक्शन डिफाइन है, डोमेन तो क्लोज इंटरवल होने वाला है हमेशा। ये तो मैंने शुरू में 100 बार बता चुका हूं, मैं हजारों बार बता चुका हूं। रीमान की बात करोगे, डोमेन क्लोज इंटरवल, फंक्शन बाउंडेड। अगर नहीं है तो हम रीमान थ्योरी लगा नहीं सकते। ठीक है, अगर आपका फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है, इरेशनल्स पे कुछ और फंक्शन डिफाइंड है, रैशनल्स पे कुछ और फंक्शन डिफाइंड है, तो और ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर आपसे पूछा जाता है लोअर इंटीग्रल बताओ, अपर इंटीग्रल बताओ, सीधा ये फॉर्मूला है। इन दोनों का मिनिमम ले लो ए से बी पे, वो है लोअर इंटीग्रल, इनका मैक्सिमम ले लो, वो है अपर इंटीग्रल। सीधा रिजल्ट है, हर जगह काम आ जाएगा आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन है आपके, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है। देखो इसको हटाओ, इसको देखो पहले। वैसा ही क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। पॉइंट लक्ष्मण जी कहां आप मेरी बातों को, मेरे भाई कहां से कहां घुमा रहे हो आप? मैं क्या बोल रहा हूं आप कहां बता रहे हो? कॉन्टिन्यूटी की बात कर कौन रहा है? मैं तो रीमान इंटीग्रल, मैं लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की वैल्यू सिखा रहा हूं, आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो। अगर ये फंक्शन गिवन है और आपको बोला जाए इसकी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बताओ, कैसे बताओगे? सिंपल सी बात है, अभी सिखाया सर आपने। लोअर इंटीग्रल क्या होगा? इसका मिनिमम ऑफ 0 से पाए, 0 से पाए, मिनिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, यही होगा। अभी कर देता हूं रिपीट, यही होगा सबको। अब बजाओ, मुझे बताओ साइन एक्स और कॉस एक्स का मिनिमम बताना है 0 से पाए में। ये साइन एक्स का ग्राफ है ग्रीन कलर में 0 से पाए में, ये है कॉस एक्स का ग्राफ। बहुत गंदा ग्राफ बनाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बस ये पाई/2 और ये पाए, दोनों का मिनिमम बताना है। मिनिमम मतलब जो नीचे की तरफ होगा,
यहां पे मिनिमम ये कौन सी वैल्यू है, पाई बाय 4 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये कौन सी वैल्यू है, 0 से पाई बाय 4 पे साइन मिनिमम है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 पे कॉस मिनिमम है, और उसके बाद भी कॉस मिनिमम हो जाएगा। समझ आ गया? ये तो आप लोगों को बेसिक चीज है, इंटीग्रल कैलकुलस से भी पढ़ा होगा। मिनिमम ऑफ टू ग्राफ्स देखना, क्या मुश्किल है इसमें? समझ आ गया सबको? हर एक बच्चे को क्लियर है? ये बताओ मुझे, इज इट क्लियर और नॉट? फंक्शन को चेक करना क्या मुश्किल है, मिनिमम ही तो निकालना है। अगर मैं पूछूं मैक्सिमम निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई बाय 4 पे कॉस मैक्सिमम है, फिर साइन मैक्सिमम है, बस साइन ही चलेगा फिर। जी सर, मैम पढ़ाइए। अच्छा, कौन सी मैम ने पढ़ा दिया, समझ आ गया। अब प्रिया जी आप देख लो, अगर आपको फंक्शन गिवन है ऐसे, इरेशनल और रैशनल पे दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक टाइप का ब्रांच फंक्शन डिफाइन है, और आपको पूछा है लोअर इंटीग्रल बताओ, अपर इंटीग्रल बताओ। भाई लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल तो निकाल ही सकते हैं ना हर बाउंडेड फंक्शन का, रीमान हो या ना हो हमें क्या पता, वो तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो रीमान, सेम नहीं आई तो नहीं है रीमान। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल क्या होगा, ए से बी मिनिमम निकाल लो, अपर इंटीग्रल क्या होगा, ए से बी मैक्सिमम निकाल लो। दोनों फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल। कोई टेंशन की ही नहीं लेना, टेंशन लेना ही नहीं। लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए एलएफपी निकालूंगा, एलएफपी निकालूंगा, फिर उसका सुप्रीमम निकालूंगा, यूएफपी निकालूंगा उसका, अरे वो सब करना ही नहीं, वो लोचे में पढ़ना ही नहीं अपने को। तो हमारा फंक्शन अगर इस पैटर्न का आया, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल के डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या सबको समझ आ गया? क्या हर बच्चा मेरे साथ अलाइन है, सबको फील हो रही चीज? जिस बच्चे का डाउट था क्लियर है? अब इस फंक्शन को देखो, कहां गया वो फंक्शन, इस फंक्शन के बारे में मुझे बताओ कुछ, ठीक है, इस फंक्शन के बारे में बताओ। इसका मिनिमम मैक्सिमम तो निकाल ही लोगे आप लोग, बट मुझे नॉर्मली बताओ, क्या ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा? एक चीज बताओ। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर वैल्यू पूछ ले लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की, पूछ लेते हैं भाई एग्जाम में, एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की वैल्यू बताओ, तो पूछ ले तो भाई निकालनी पड़ेगी ना भाई, क्या करे, निकालना पड़ेगा। बट अगर ये पूछ ले ये फंक्शन रीमान है या नहीं, तो क्या करोगे, तो कॉन्टिन्यूटी पे जाओ ना। आपको पता है ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस केवल उन्हीं वैल्यूज पे होंगे जहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बराबर होंगे। ये फंक्शन ऐसे टाइप के फंक्शन जो रैशनल और इरेशनल पे ब्रेक होते हैं, ये उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं जहां पे ये दोनों वैल्यू सेम हो रही होगी। मतलब ये फंक्शन उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा क्यूब, राइट। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर कॉमन, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर 0 और अल्फा -1 0, मतलब 0 0 1, इन्हीं 3 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस है। संगमला जी कहां से क्या ढूंढ लिया आपने, 2/3 कहां से आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या कॉन्टिन्यूटी से मतलब है, नहीं, मुझे किससे मतलब है, डिसकॉन्टिन्यूटी से। डिसकॉन्टिन्यूस का सेट क्या है, डोमेन में कितने एलिमेंट्स है, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, केवल कॉन्टिन्यूस है 2 पॉइंट पे 0 और 1। इसका मतलब बाकी सभी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। लिखो रिजल्ट, इफ सेट ऑफ discontinuities of any bounded function on closed interval AB is uncountable, then function is not Riemann integrable.
समझ आ गया? समझ आ गया हर बच्चे को? हर एक बच्चे को समझ आ गया? अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिसकंटीन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अब एक बात मुझे यह बता दो, अगर रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो ये दोनों वैल्यूज पक्का इक्वल नहीं आएगी, ये दोनों वैल्यूज पक्का इक्वल नहीं आएगी, 100% इक्वल नहीं आएगी, कभी भी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर आप लोगों से केवल रीमान पूछा है तो डिसकंटिन्यूटी से बता दो, क्यों मेहनत कर रहे हो। और अगर पूछ लिया उन लोगों ने, अगर पूछ लिया, अरे वेरी गुड लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर क्या होता है, अगर आपका फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो ये वैल्यूज पक्का अनइक्वल आएगी। और अगर उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया तो निकालने का तरीका भी तो सिखा दिया ना, अगर पूछ लिया तो निकालने का तरीका भी है। बट अगर रीमान इंटीग्रेशन ही पूछा, अगर केवल ये पूछा कि रीमान इंटीग्रेशन निकालो, तो ये मेथड मत लगाना, टाइम लगेगा आपका। लक्ष्मण जी ने निकाला, आंसर बिल्कुल ठीक है, बट टाइम लगा ना उनको। मैंने निकाला, ऐसे हो गया सॉल्व। केवल डिसकंटिन्यूटी देखी, 2 पॉइंट पे डोमेन में है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, काम खत्म। लेस देन होगा क्या मतलब, क्या लेस देन होगा, क्या लेस देन होगा? सिमी सुनील क्या कह रहे हो मेरे भाई बहन? सबको समझ आया? हर एक बच्चे को समझ आ गया? कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ आया? ये बताओ, मजा आ रहा है? अब देखो, सीधी सी बात है, मुझे 3:30 क्लास खत्म करनी है, क्लास खत्म होने से रही, मेरा कंटेंट बचा हुआ है। एक ऑप्शन है, या तो मैं आप लोगों को बोल दूं यहीं तक ही पढ़ाऊंगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं है तो अनइक्वल वैल्यू आएगी, और लोअर इंटीग्रल तो हमेशा अपर इंटीग्रल से कम आता है। अच्छा, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, लक्ष्मण ने मुझे दोनों वैल्यू बताई, लक्ष्मण जी ने मुझे 2 वैल्यू बताई, 1/3 और 1/4। सोचने वाली बात है, क्या मैंने लक्ष्मण से पूछा ये अपर इंटीग्रल कौन सा है, लोअर इंटीग्रल कौन सा है? मैंने नहीं पूछा। क्यों? मुझे पता है अपर इंटीग्रल हमेशा बड़ा होगा, लोअर इंटीग्रल हमेशा छोटा होगा। यहीं से समझ लो, यहीं से लिंक कर लो चीजों को। लक्ष्मण जी ने मुझे 2 वैल्यू बताई, लक्ष्मण जी ने मुझे 2 वैल्यू बताई, पर मैंने उनसे नहीं पूछा एक बार भी कि मुझे यह बताओ कौन सी वैल्यू मैक्सिमम, कौन सी वैल्यू अपर इंटीग्रल है, कौन सी लोअर। बिकॉज आई नो माई लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू द अपर इंटीग्रल। वाई? मैंने प्रूव किया है, मैंने बताया है, इंफिमम ऑफ यूएफपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी द ग्रेटर देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एलएफपी। एलएफपी कितना भी बड़ा हो जाए, एलएफपी कितना भी बड़ा हो जाए, यूएफपी की सबसे छोटी वैल्यू से भी नीचा रहेगा। एलएफपी कितना भी बड़ा हो जाए, यूएफपी की सबसे छोटी वैल्यू से भी नीचा रहेगा। समझ आई मेरी बात? हर एक बच्चे को समझ आई? अब इसको निकाल के दिखा दो, अपने दिल पे हाथ रखना, क्या ये चीज पूछने वाली बात है? ये खुद नहीं कर सकते आप लोग। आपको क्या करना है, x² और x³, ये होता है y = x का ग्राफ, ये होता है y = x² का ग्राफ। 0 से 1 में पावर बढ़ाओ, नंबर छोटा, 0 से 1 में पावर बढ़ाओ, नंबर छोटा, तो x³ का ग्राफ छोटा आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y = x³, ये हो जाएगा y = x², और ये है y = x, ये है 1। अब ग्राफ मैंने गंदा बनाया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ये 0, कर लो इंटीग्रेट यार। ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मैक्सिमम साफ दिखाई दे रहा है, x² मैक्सिमम देगा, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं? 0 f of x dx is going to be 0 लोअर इंटीग्रल मिनिमम ऑफ x² x³ dx। मिनिमम बताओ क्या वैल्यू देगा? 0 से 1 में मिनिमम x³ होगा, तो मतलब 1 x³ 1/4 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और यही अपर इंटीग्रल की बात करूंगा मैं। अपर इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर आएगा तो 1/3 मिलेगा। क्या मुश्किल था इसमें भाई, खुद बताओ, क्या मुश्किल था? कितना आसान था ये चीज, समझ आ गया? हर बच्चे को समझ आ गया। अब ये भी लेंदी तो ये भी नहीं था, बट क्यों करनी इतनी मेहनत, क्यों करनी, मुझे एक चीज बताओ, वाई टू डू दिस मच मेहनत? टेल मी गाइस, क्यों करोगे इतनी मेहनत? जब डायरेक्टली रिजल्ट निकल रहा है अपने पास डिसकंटिन्यूटी की, तो ये मेहनत भी मैं क्यों करूं? आधे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर एक्स क्यूब नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे क्यों करनी मेहनत, को डिसकंटिन्यूटी से पहुंचो क्वेश्चन के पास। अगर एग्जाम में पूछेगा तो करो, नहीं पूछेगा मत करो। अब टाइम तो हो ही गया, अब 10 मिनट में क्या पढ़ाऊं मैं भी। देखो एक चीज बता देता हूं, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आप लोगों को अपना 200% दूंगा। ठीक है, आप लोग सारे मिलके 100% दे दो, मैं अपना 200% दे दूंगा। बस आप लोग अच्छे बच्चे की तरह क्लास में रहा करो, वही मुझे चाहिए। कंटेंट आज डिलीवर हो जाता, बट कोई नहीं, सर को कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंसानियत हमेशा होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझे पढ़ाने दो, तो आप लोग भी इंसानियत रखा करो। हम लोग मंडे को सीख लेंगे, हम लोग मंडे को पढ़ लेंगे। सुप्रवासी टेंशन ना लो, मैं कभी बच्चों का बुरा नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझे बुराई करना होता मैं चैट बंद ना करता शुरू से ही। आप लोगों के डाउट वाउट सब गए भाड़ में, मैं तो शुरू में डाउट वो चैट ऑफ करके अपना कंटेंट पढ़ा लेता। मुझे पसंद ही नहीं चैट ऑफ करना। मुझे लगता है बच्चे खुद समझदार हैं, आपको डंडा मार के थोड़ी सिखाऊंगा मैं, खुद समझ जाओगे। मजा आ रहा होगा तो मजे से सीखोगे चीजों को, वरना चलती रहेगी चीजें। ठीक है, तो वी विल हैव क्लास ऑन मंडे। मंडे को जो क्लास होगी, ठीक है, देखो डिमांड मत करो मेरे पास टाइम और भी होता है आप बाकी जगह देने के लिए। ठीक है, तो बस अब इस क्वेश्चन को देख लो, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करो, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करो। केवल किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, जहां पे साइन और कॉस इक्वल होंगे। क्या ये रीमान होगा, क्या ये रीमान होगा, मुझे बताओ, क्या ये रीमान होगा? मुझे मुझे जरूरत भी नहीं है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की, क्या ये रीमान होगा, मुझे एक चीज बताओ। थैंक यू सो मच महेंद्र साहू जी। बस कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं क्लास। मिथिलेश जी 1 मिनट, नहीं केवल खत्म। ये कॉन्टिन्यूस केवल उन पॉइंट्स पे होगा जहां पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं। अच्छा थैंक यू यश जी। अब यश जी बोलने में बड़ा अजीब लगता है, अपना नाम थोड़ी बोला जाता। तो बस फिर अब निकाल लेना इनकी वैल्यूज। अगर एग्जाम में पूछते हैं रीमान के बारे में तो सीधा बोल देना रीमान नहीं है, और अगर एग्जाम में पूछते हैं भाई वैल्यू निकाल के बताओ तो वैल्यू निकालनी भी सिखा दी मैंने। अब इसमें देख लेना मैक्सिमम मिनिमम कौन सा है, देख के पता चल रहा है। मिनिमम 0 से π/4 पे साइन होगा, मैक्सिमम 0 से π/4 पे कॉस होगा। फिर मिनिमम हो जाएगा साइन कॉस, और देख के पता चल रहा है दोनों चीजें। तो मैक्स साइन यहां पे मिनिमम है, यहां पे मैक्सिमम है पाई तक, और साइन कॉस केवल 0 से π/4 पे मैक्सिमम है, बाकी कॉस हर जगह मिनिमम हो जाएगा। अब ये ब्रेक करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करने के बाद आपको पता चलेगा ये दोनों वैल्यूज अनइक्वल आई। बट हमारे स्टूडेंट्स क्या करने वाले, क्वेश्चन को देखते ही बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, सॉरी देखते ही बोल देंगे नॉट रीमान इंटीग्रेबल। क्यों? अनकाउंटेबल पॉइंट्स है जिसमें डिसकंटिन्यूअस है, केवल एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है π/4 पे, बाकी 0 से पाई पे, 0 से पाई के अंदर केवल π/4 को हटा दो, जो अनकाउंटेबल पॉइंट्स है हर जगह डिसकंटिन्यूअस है। ये भी देख लो भाई, कर लोगे सारे क्वेश्चन अब आप, इनमें क्या दिक्कत है? अब यही बताया बचा है बस अपने पास फोकस वाली चीज। कोई नहीं, मंडे को कर लेंगे फोकस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, मिनिमम मैक्सिमम तो डिफाइन कर सकते हो। अनीमा जी एक बात बताओ, मिनिमम मैक्सिमम तो डिफाइन कर ही सकते हो हर सब इंटरवल का, अगर आप एलएफपी यूएफपी से सोचो।
ठीक है भाई। अब केवल प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन बचा है, इसको हम मंडे को सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने बिंदास होके पढ़ाई करो, एकदम मस्त मौला होके, लाइफ में टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का। यश भाई बोला ना डीपी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसा क्वेश्चन आए कर लो, क्या टेंशन लेने का, टेंशन नहीं लेना, जैसा क्वेश्चन आए कर लो, ठीक है। डीपीपी जो अभी आपको मिली है उसमें थोड़े अलग क्वेश्चन है, वो आप लोग इग्नोर कर दो, ठीक है। लक्ष्मण कृषि यूनिवर्सिटी से, ओके चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके बाद मंडे को स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज वाली चीज मंडे को सीखेंगे। और बस अभी आप लोग केशव सर की क्लास को सीखो और मजे करो, और अपना चिल होके पढ़ने का, और अपना फीडबैक और रेटिंग्स दे सकते हो अगर आप लोगों को सही लग रहा है तो, ठीक है। इफ यू गाइज आर एंजॉयिंग द सेशन, तो ये बात बोलने की भी नहीं होती वैसे तो, बट ठीक है, फीडबैक एंड रेटिंग्स जरूर दे देना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो हाउ एवर योर एक्सपीरियंसेस, अच्छा है बुरा, हमेशा दिया करो एक्सपीरियंस, ओके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बिंदास होके पढ़ो, हैव अ ग्रेट डे। एंड नहीं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं पढ़ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और बस यही चीज थी, थैंक यू सो मच। और हां, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को अगर इतना सा भी डाउट आता है, इतना सा भी, अभी तक पढ़ाए हुए में इतना सा भी डाउट आ रहा है, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हूं, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। मैं हर बच्चे का डाउट क्लियर करता हूं, इतना सा भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आप लोगों को मंडे को विद न्यू कोर्स। उसके बाद पहले ये चीज फिनिश कर लेंगे, फिर नए कोर्स को सीखेंगे। एंड आई हम्बली रिक्वेस्ट अगेन, नए कोर्स में परेशान मत करना प्लीज, ठीक है। कुछ बच्चों ने परेशान किया, कोई बात नहीं, अब मंडे को परेशान मत करना। आप लोगों को मैंने शुरू में कहा था 3 दिन मुझे दे दो, 3 दिन मुझे दे दो, आप लोगों को बहुत अच्छा बना दूंगा। अगेन बोल रहा हूं, अगले 5 दिन मंडे टू फ्राइडे मुझे दे देना, बिना मुझे परेशान करे, मुझे परेशान मत करना। मैं मंडे को बता दूंगा तुषार जी, या आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। मंडे को परेशान मत करना, प्रॉपर तरीके से मंडे को सीख लेंगे। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।